हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डर के जो MCQ क्वेश्चन है वेल्डर ट्रेड के। ज़्यादातर क्वेश्चन जो ITI के जो CBT एग्ज़ाम होते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में से ही पूछे जाते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ड्यू टू लॉन्ग आर्क इन वेल्डिंग शोन इन द ड्राइंग। ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग के लंबे चाक के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ड्राइंग तो कोई दिखाई नहीं हुई है। ये कह रहा है कि जो ड्राइंग दिखाई गई है उसमें अगर हम लंबी आर्क यूज करते हैं तो उसके जो वेल्डिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम लॉन्ग आर्क यूज करते हैं वेल्डिंग में तो उसकी वजह से क्या होती है, कम पेनिट्रेशन होती है, लेस पेनिट्रेशन होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो नंगे तार इलेक्ट्रोड में स्ट्रेट पोलैरिटी या सीधी ध्रुवता का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वेल्ड जॉइंट शोइंग द सिंबल ए। जो ए प्रतीक है उसमें एक वेल्डिंग का जॉइंट दिखाया गया है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो वी के ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है बट वेल्ड को, और किस में भी, वो भी स्क्वायर बट वेल्ड को। तो आप देख सकते हैं BCD कुछ दिए गए। तो जो हमसे पूछा गया कि जो ए है वो क्या किस जॉइंट को इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है स्क्वायर बट वेल्ड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसी क्रम में व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर द सिंबल शोन इन द डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है। तो जो ऑप्शन डी दिया गया है उसमें बताना है कि इससे कौन सा जॉइंट है वो फॉर्म होता है। तो उससे होता है फ्लैट वी बट वेल्ड विद बैकिंग रन। तो बैकिंग रन जो पीछे की जो प्लेट लगाते हैं उसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि फ्लैट है और वी है और बट वेल्ड है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्लैट या फ्लस वी बट वेल्ड विद बैकिंग रन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ MS पाइप। MS पाइप के दो प्रकार क्या होते हैं। जो माइल्ड स्टील पाइप होते हैं उसके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो माइल्ड स्टील जो पाइप के जो दो प्रकार होते हैं वो होते हैं सीमलेस पाइप एंड रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर द सिंबल शोन इन द सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है। तो जो सिंबल सी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सी एक ट्रायंगल बनी हुई है, उसके ऊपर एक कर्व की शेप में है। तो इस तरह का जो सिंबल होता है वो होता है अवतल फिलेट या कनकेव फिलेट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस द शॉर्ट आर्क लेंथ। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लेंथ का उत्पादन करता है। तो जो हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड होती है वो इलेक्ट्रोड है वो छोटी आर्क लेंथ का उत्पादन करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूस द डीप पेनिट्रेशन वेल्ड। किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। तो ये होती है शॉर्ट आर्क लेंथ। जो हमारी जो लघु आर्क की लेंथ होती है वो आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन वेल्ड पैदा करती है। तो शॉर्ट आर्क लेंथ प्रोड्यूस द डीप पेनिट्रेशन वेल्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कन्वर्जन फंक्शन ऑफ ए रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या होता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, मेनली जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। मीन्स AC को DC में कन्वर्ट करने का जो होता है कंपोनेंट वो होता है रेक्टिफायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये AC को
डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस द करेक्ट फ्यूजन। किस आर्क की लंबाई है वो सही फ्यूजन पैदा करती है। तो जो हमारी जो नॉर्मल आर्क लेंथ होती है, सामान्य आर्क की जो लंबाई होती है वो सही फ्यूजन पैदा करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स। एलॉय धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो मेनली जो एलॉय धातु होती है, जो नॉन फेरस मेटल होता है, वो उसकी जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हम रिवर्स पोलैरिटी या विपरीत ध्रुवता का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज फॉर आर्क वेल्डिंग इफ़ देर इज़ नो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अगर हम कोई आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं लेकिन जो हमारे पास कोई पावर सोर्स नहीं है, लेकिन वेल्डिंग हमें करनी है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे। हम करेंगे इंजन जनरेटर सेट का हम उपयोग कर हम आर्क वेल्डिंग को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंजन जनरेटर सेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रखा जाता है। तो जो एंगल होता है जब हम वेल्डिंग करते हैं वर्टिकल पोजीशन में, तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जो एंगल रखा जाता है वो हमारा एंगल होता है 80 से 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस द हमिंग साउंड। किस प्रकार की आर्क जो गुनगुनी ध्वनि पैदा करती है। तो जो हमारी जो लॉन्ग आर्क लेंथ होती है या लंबी आर्क लेंथ होती है, वो हमारी जो आर्क है वो प्रोड्यूस करती है हमिंग साउंड या गुनगुनी ध्वनि पैदा करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉन्ग आर्क लेंथ या लंबी आर्क की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ यूज इन थिन शीट मेटल। पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है। तो पतली जो मेटल होती है, सीट की जो धातु होती है, उस पर हम लॉन्ग आर्क लेंथ लंबाई या आर्क लेंथ का उपयोग करते हैं या लंबी आर्क लेंथ का उपयोग किया जाता है पतली धातुओं की जो सीट होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज इन सीट मेटल वेल्डिंग। सीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो सीट वेल्डिंग प्रक्रिया में हम जो रिवर्स पोलैरिटी होते हैं या विपरीत ध्रुवता जो होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो रिवर्स पोलैरिटी इज मेनली यूज इन द सीट मेटल वेल्डिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which polarity is used in welding with the heavy and super heavy coated electrodes। भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर जो वेल्डिंग की जाती है वो ज़्यादातर रिवर्स पोलैरिटी में ही की जाती है। कोई एक दो केस आता है जिसमें हम स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करते हैं, तो विपरीत ध्रुवता या रिवर्स पोलैरिटी का हम उपयोग करते हैं विद द हैवी और सुपर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोलैरिटी यूज इन द वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो कास्ट आयरन की जब वेल्डिंग की जाती है तो उसमें हम रिवर्स पोलैरिटी या विपरीत ध्रुवता का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग। फ्लैट स्थिति में वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण कितना रखा जाता है। तो जब हम फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच जो एंगल रखा जाता है वो रखा जाता है 70 से 80 डिग्री। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इनको आप याद ही
कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग। क्षैतिज स्थिति में वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड का जो कोण है वो कितना रखा जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग में जो एंगल रखा जाता है इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच, वो रखा जाता है 70 to 80 डिग्री या 70 से 80 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ नोजल सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ 50 mm डाया पाइप विद 3.15 mm वॉल थिकनेस। 3.15 मिलीमीटर मोटी दीवार के साथ 50 मिलीमीटर व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या रखा जाता है। तो जो 3 जो मिलीमीटर जो मोटी दीवार के साथ 50 मिलीमीटर व्यास वाली जो पाइप होती है उसके लिए जो नोजल का जो साइज सेलेक्ट किया जाता है वो किया जाता है 7। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैपिंग द वेल्डिंग केबल अराउंड द जॉब इन द वेल्डिंग। वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या होता है। तो वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्डिंग केबल लपेटने का उद्देश्य होता है टू कंट्रोल द आर्क ब्लो। जो आर्क ब्लो का जो नियंत्रण करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिक्सिंग रन ऑफ प्लेट इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन और रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या होता है। तो जो आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन और रन ऑफ करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कंट्रोल द आर्क ब्लो। जो आर्क ब्लो के जो झटका होता है उसको नियंत्रण करने के लिए ही हम जो प्लेटों में रन ऑफ और रन ऑन का कार्य करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल द आर्क ब्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफेक्ट कैन बी कंट्रोल बाय कीपिंग ए मैग्नेटिक ब्रिज ऑन द टॉप ऑफ द ग्रूव जॉइंट। ग्रूव जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो आर्क ब्लो या आर्क का जो झटका होता है उस डिफेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कीपिंग ए मैग्नेटिक ब्रिज ऑन द टॉप ऑफ द ग्रूव जॉइंट। जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफेक्ट यू फाइंड इन द गिवन फिगर। तो दिए गए चित्र में आपको किस तरीके का दोष लगता है। तो जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्क पीस है ये इलेक्ट्रोड है कि जो आर्क है देखो एक तरफ मूव कर रही है, मतलब आर्क है ब्लो कर रही है। तो जो डिफेक्ट जो जनरेटेड हो रहा है वो हो रहा है आर्क ब्लो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द जॉइंट आर कवर अंडर द फिलेट ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन से जॉइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं। जो फिलेट ग्रुप के जो अंतर्गत आते हैं वो आते हैं टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट एंड एज जॉइंट। तो ये जो 4 तरह के जॉइंट हैं ये कवर होते हैं फिलेट ग्रुप के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन इफ़ द रूट गैप इज़ लेजर देन 1/6 ऑफ द प्लेट थिकनेस। यदि रूट गैप की जो लंबाई है वो प्लेट की मोटाई से 1/6 कम है तो क्या होगा। तो ऐसा होगा कि जो बेस मेटल है नॉट फ्यूज टिल द बॉटम ऑफ द जॉइंट। जो मेटल है वो नहीं पिघलेगी नीचे तक, जो बॉटम का जो हिस्सा है वहाँ तक जो बेस मेटल है वहाँ तक हमारा जो मटेरियल है फिलेट मटेरियल है वो नहीं जा पाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेस मेटल नॉट फ्यूज टिल द बॉटम ऑफ द जॉइंट। बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्क लेंथ प्रोड्यूस द पॉपिंग साउंड। किस प्रकार की जो आर्क की जो लंबाई होती है वो कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जो हमारी जो शॉर्ट आर्क लेंथ होती है या लघु आर्क की जो लंबाई होती है
वो कड़क ध्वनि उत्पन्न पैदा करती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर्क लेंथ शुड बी यूज टू रिड्यूस द स्पैटर। स्पैटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कुछ स्पैटर्स या कुछ चिंगारियाँ निकलती है तो उनको बोलते हैं स्पैटर्स। तो उन स्पैटर्स को कम करने के लिए तो कम से कम जनरेट हो तो किस तरह की जो आर्क की लेंथ हम उपयोग करते हैं। तो इसमें हम करते हैं नॉर्मल आर्क लेंथ या सामान्य आर्क की लंबाई का उपयोग कर कर हम जो स्पैटर है उनको कम कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी इन डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या होता है। अगर हम मान लो पोलैरिटी, अगर हमें वर्क पीस को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से कनेक्ट करना है, लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, जो वर्क पीस को कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव से और वर्क इलेक्ट्रोड को कर देते हैं पॉजिटिव से, तो ऐसा करने पर क्या डिफेक्ट या क्या इंडिकेशन होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पैटर्स निकलते हैं वो ज़्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं और जो पेनिट्रेशन होता है वो कम होता है। तो जब भी हम रॉन्ग पोलैरिटी को जोड़ देते हैं डीसी वेल्डिंग के अंदर तो एक्सेसिव स्पैटर्स एंड पुअर पेनिट्रेशन, अतिरिक्त स्पैटर और ख़राब पेनिट्रेशन होगा। तो इसकी अगर ये स्पैटर्स ज़्यादा आ रहे हैं या पुअर पेनिट्रेशन होता है तो हम पहचान जाएंगे कि जो हमने पोलैरिटी है वो उसको हमने गलत कर दिया या रॉन्ग पोलैरिटी हमने यूज की है डीसी वेल्डिंग के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू नेम द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द वेल्ड। आप वेल्ड के अंत में बनने वाले डिप्रेशन को किस नाम से जानते हैं। तो जो डिप्रेशन फॉर्म होता है एट द एंड ऑफ द वेल्ड इट इज़ नेम्ड एज द क्रिएटर। तो उसका जो नाम होता है वो होता है क्रेटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन इन द फिगर बिलो। तो नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चुंबकीय प्रभाव एक होता है F1, एक F2, एक F3 कुछ दिए हुए हैं। डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग दी गई है, किसको किससे कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिखाए गए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो इस पर क्या है। तो जो आर्क होती है वो डेविएट हो जाती है फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। मान लो किसी पाथ पर चल रही है और आर्क क्या है वो डेविएट हो जाए अपने पाथ से, तो वो क्या है कि उसका मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रहा है और हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कभी इस तरफ हो जाए कभी इस तरफ हो जाए। जो आर्क है हमारी वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। उसका ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन कई बार क्या होगा कभी ऐसे घूम जाए कभी ऐसे घूम जाए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा आर्क इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Next question is which defect will occur when the equipment is changed from alternating current to direct current supply in arc welding। आर्क वेल्डिंग में उपकरणों को AC से DC में बदलने पर कौन सा दोष उत्पन्न होगा। जब भी हम किसी इक्विपमेंट को चेंज करते हैं AC से DC सप्लाई में आर्क वेल्डिंग के दौरान, तो जो डिफेक्ट जनरेट होता है वो होता है आर्क ब्लो का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is what is the current range required for 3.15 mm dia MS electrode in arc welding। चाप वेल्डिंग में 3.15 मिलीमीटर व्यास माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड के लिए करंट की सीमा क्या होती है। जो करंट रिक्वायर होता है अगर हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे 3.1 mm डाया की आर्क वेल्डिंग के दौरान, तो जो करंट रखा जाता है वो रखा जाता है 100 to 110। तो 100 से 110 एम्पियर है वो करंट की मात्रा रखी जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या होता है।
जब भी हम इलेक्ट्रोड को यूज कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोड का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, जो पीछे का जो पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं स्टब एंड, क्योंकि जो वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम हो जाती है। जो पीछे का हिस्सा बचता है जो इलेक्ट्रोड होल्डर के अंदर लगाया जाता है उसको बोलते हैं स्टब एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ माइल्ड स्टील पाइप आर देयर। माइल्ड स्टील पाइप के कितने समूह होते हैं? तो माइल्ड स्टील पाइप के 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप्स आर देयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पाइप इज स्पेसिफाइड। एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? अगर हमें पाइप की कुछ स्पेसिफिकेशन बतानी है तो हम कैसे बताएंगे? पाइप का जो आउटर डाया होगा, इनर डाया होगा और उसकी लंबाई कितनी है। जो बाहरी डायमीटर या बाहरी व्यास या इनर व्यास और उसकी लंबाई से हम पाइप को स्पेसिफाई कर सकते हैं या निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द बेवल एंगल फॉर एज प्रिपरेशन ऑफ 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग। 6 मिलीमीटर मोटी पाइप वेल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेवल कोण कितना होना चाहिए? तो जो एंगल रखा जाता है एज प्रिपरेशन के दौरान 6 mm थिक पाइप वेल्डिंग का, वो रखा जाता है 30 से 35 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉपर कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील फिलर रोड यूज इन द गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर या जो फिलर रोड होती है उस पर तांबे की कोटिंग करने का क्या उद्देश्य होता है? तो जो मेन पर्पज़ होता है, जो कॉपर की कोटिंग करते थे माइल्ड स्टील जो फिलर रोड होती है उसके ऊपर इन द गैस वेल्डिंग, उसका पर्पज़ होता है कि उसको जंग से बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रस्ट प्रूफ या जंग रोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफेक्ट इन वेल्ड जॉइंट शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए वेल्ड जॉइंट में दोष क्या है? तो आप देख पा रहे हैं कि 2 चित्र दिखाए गए हैं, उसके अंदर जो फिलर मटेरियल है वो पूरा फिलर मटेरियल नहीं जा पाया है। मतलब क्या हो रही है इसके अंदर? लैक ऑफ पेनिट्रेशन या पुअर पेनिट्रेशन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा लैक ऑफ पेनिट्रेशन, या मतलब पेनिट्रेशन की यहाँ कमी। जो फिलर मटेरियल है वो पूरा जो उसका जो रूट है या एंड जो पॉइंट है वहाँ तक मटेरियल नहीं पहुँच पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डीके डिफेक्ट। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड से दोष के अधीन किया जाता है? तो जो स्टेनलेस स्टील मेटल होती है वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डीके डिफेक्ट। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या है कि जो रस्ट लगने की जो संभावना होती है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिलर रोड इज यूज फॉर ब्रोंज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, मैलिएबल आयरन एंड कॉपर। कच्चा लोहा, निंदनीय लोहा और तांबे की कांस्य वेल्डिंग के लिए कौन सी फिलर रोड का उपयोग किया जाता है? जो फिलर रोड हम यूज करते हैं ब्रोंज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, मैलिएबल आयरन एंड कॉपर के लिए, वो करते हैं हम कॉपर, जिंक एंड निकल फिलर रोड। जो तांबा, जस्ता या निकर की जो फिलर रोड होती है उसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द थर्ड डिजिट ऑफ AWS कोडिफिकेशन ऑफ EB 542-6HJX रिप्रेजेंट। तो एक कोडिंग दी गई है उसमें AWS कोडिफिकेशन का जो तीसरा अंक है वो क्या दर्शाता है? तो AWS स्टैंड फॉर अमेरिकन वर्क्स सोसाइटी। तो अमेरिकन वर्क सोसाइटी के अनुसार जो कोडिफिकेशन होता है इलेक्ट्रोड का, तो उसमें जो थर्ड डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइप ऑफ द वेल्डिंग पोजीशन। तो वेल्डिंग की पोजीशन या स्थिति है वो किस प्रकार है? हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है, ओवरहेड है, अपर है। तो इस तरीके से उसकी पोजीशन को है डिजिट इंडिकेट करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन या वेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसेसरी इज यूज टू प्रोटेक्ट द आइज ड्यूरिंग द गैस वेल्डिंग।
गैस वेल्डिंग के दौरान आँखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग के दौरान जो हम आँखों की रक्षा के लिए हम क्या पहनते हैं? कलर गॉगल्स या रंग वाले चश्मे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एसिटिलीन गैस? एसिटिलीन गैस का जो संयोजन होता है वो कितना होता है? मतलब एसिटिलीन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2। तो इसमें कार्बन कितने परसेंट होता है और हाइड्रोजन है वो कितने परसेंट होता है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। इसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो होती है 92.3% और हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो होती है 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्लेम शोन इन द फिगर? आकृति में दिखाई गई ज्वाला का नाम क्या है? तो 3 तरह की जो फ्लेम होती है, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग एंड कार्बोराइजिंग। तो जो चित्र में दिखाई गई जो फ्लेम है वो एक न्यूट्रल फ्लेम है या तटस्थ लो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइज ऑफ CCMS filler rod is to be used for the welding plate of 8 mm thick with V edge preparation? फिलर रोड का कौन सा आकार 8 मिलीमीटर मोटी वेल्डिंग प्लेट जिसमें V आकार का एज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो फिलर रोड का जो साइज़ हम यूज करते हैं वो यूज किया जाता है 5 mm। जो पीछे का जो सिंबल दिया गया है वो इंडिकेट करता है डाया या व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेगमेंट आर टू बी सेलेक्टेड फॉर द वेल्डिंग ऑफ 50 mm J पाइप? 50 मिलीमीटर J पाइप को वेल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाते हैं? तो जो 50 मिलीमीटर J पाइप की वेल्डिंग करने के लिए हम 4 सेगमेंट को चुनते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन इज नीडेड फॉर द गैस वेल्डिंग ऑफ ए पाइप with the wall thickness 6 mm? वाल की मोटाई 6 मिलीमीटर के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है? तो जो सिंगल वी होता है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी इक्वल डिवीजन शुड बी मेड वाइल डेवलपिंग ए टी पाइप जॉइंट? एक टी पाइप जॉइंट को विकसित करने के लिए कितने समान विभाजन किए जाते हैं? तो एक टी पाइप जॉइंट को विकसित करने के लिए हम 12 इक्वल डिवीजन्स में उसको विभाजित करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्मॉल मेटल पार्टिकल्स विच आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग द वेल्डिंग? वेल्डिंग के दौरान आर्क से निकलने वाले छोटे धातु के कणों को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, जब भी हम वेल्डिंग करते हैं या आर्क वेल्डिंग करते हैं कुछ चिंगारियाँ निकलती है या उन चिंगारियों को ही हम स्पैटर्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नोजल फॉर द गोजिंग इज आइडेंटिफाई? गोइंग के लिए एक नोजल के निर्माण की पहचान कैसे करते हैं? तो वो की जाती है स्लाइटली बेंड नोजल विद द सर्कुलर प्री हीटिंग 6 होल। आधी तरह से परिपत्र नोकदार 6 होल के साथ नोजल का उपयोग कर हम इसकी जो नोजल का जो साइज़ कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा साथियों जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये ITI CBT एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। हर साल इन्हीं क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो अगर आप इन वीडियो को आराम से देख लेते हो तो आप आराम से पास हो सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।